हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्टूबर मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जाकर के। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर जो है अक्टूबर मंथ 2022 के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और नए जो स्टूडेंट हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अभी आए हैं और नए हैं, उनके लिए है कि करंट अफेयर का ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। आपको करंट अफेयर को जस्ट पढ़ते जाना है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ऑटोमेटिक ही जो है करंट अफेयर आपको समझ में आने लगेगी और आपको ये भी पता लगने लगेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। और मैं तो आप लोगों को बताती हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। और मूमल मैगजीन जो होती है वो इतनी इम्पॉर्टेंट मैगजीन है कि उसमें से 90 से 95% जो क्वेश्चन है आपका मूमल मैगजीन में से ही मैच हो जाते हैं। इसलिए 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि इसी मूमल मैगजीन को 10 बार पढ़ लिया जाए। और साथ में एक चीज़ आप लोगों को और सजेस्ट करूँगी कि मूमल मैगजीन का जो वार्षिकांक आता है वो या तो मैं करवा दूंगी डेली सीरीज़ के रूप में थोड़ा थोड़ा करके, या फिर जो है आप खुद जो है फिजिकल रूप में ख़रीद के लाइए उसे और पढ़िए, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट है वो वार्षिकांक। उसमें सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएगी। उसमें जो है बजट, आर्थिक समीक्षा और जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी आपको एक जगह मिल जाएगी। मैं कोशिश करूँगी कि आपको डेली सीरीज़ के रूप में वार्षिकांक को भी स्टार्ट करूँ और इस मूमल मैगजीन को, अक्टूबर मंथ वाली जो मूमल मैगजीन है, उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाने की भी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 20 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी RCAT का शुभारंभ किया है? तो ये किया है जयपुर में। 20 अगस्त को, जिसे हम सद्भावना दिवस के रूप में, राजीव गांधी की जयंती के रूप में मनाते हैं, और इस बार जो है राजीव गांधी की 78वीं जयंती मनाई हमने 20 अगस्त 2022 को। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में स्थित पुराना सूचना केंद्र सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के पास राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया है। इस सेंटर से राज्य में IT आधारित शिक्षा मजबूत होगी, साथ ही युवाओं को एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय जो प्रशिक्षण है वो प्राप्त हो सकेगा। एडवांस तकनीकों की जो ट्रेनिंग है उसमें क्या क्या ट्रेनिंगें दी जाएगी? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन, ये सारी जो है ट्रेनिंग इसमें सिखाई जाएगी। सारी तकनीकें जो है राजस्थान के युवाओं को सिखाई जाएगी। विश्व विख्यात IT कंपनियों के द्वारा संचालित व सर्टिफाइड कोर्सेज भी उपलब्ध यहाँ पर करवाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 से 20 अगस्त 2022 को राजस्थान DG फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में किया गया है। तकनीक एवं उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान DG फेस्ट 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया। राज्य सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग की ओर से आयोजित इस 2 दिवसीय बहुआयामी DG फेस्ट का उद्देश्य युवाओं को स्टार्टअप, इन्वेस्टर, कॉरपोरेट्स और भागीदारी और शिक्षाविदों को एक मंच पर लाना और साथ ही बड़े पैमाने पर सरकार और जनता के साथ बातचीत करना और उनके सहयोग की सुविधा प्रदान करना इस DG फेस्ट का उद्देश्य था। 2 दिवसीय DG फेस्ट में राज्य भर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो और ATL का प्रतिनिधित्व करने वाले मान्यता प्राप्त 45 आई स्टार्टअप हैं ने अपने स्टार्टअप उत्पादों एवं सेवाओं का प्रदर्शन किया है। 45 आई स्टार्टअप्स ने अपने स्टार्टअप उत्पादों और सेवाओं का जो है प्रदर्शन यहाँ पर किया है। ठीक है, और एक ये चीज़ है, एक ये अलग क्वेश्चन ही बनेगा बट इन्होंने इसी चीज़ में ऐड कर दिया है कि वेब माई वे क्या है? तो वेब माई वे ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो वेब माई वे क्या है? फ्रेमवर्क राजकीय क्षेत्र में अपनी तरह का एक पहला वेबसाइट है जो डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है जिससे किसी भी विभाग की डायनेमिक वेबसाइट बहुत कम समय में बनाई जा सकती है। इससे विभाग की आवश्यकता के अनुसार
मेन्यू, सब मेन्यू और डायनेमिक फॉर्म व वेब पेज बनाए जा सकते हैं। तो याद रखना वेब माई वे क्या है, तो ये राजकीय क्षेत्र में अपनी तरीके का एक पहला वेबसाइट है, एक डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है जिसके सहयोग से जो है डायनेमिक वेबसाइट बहुत ही कम समय में बनाई जा सकती है। ठीक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय वेबसाइट का निर्माण करने वाले इस सॉफ्टवेयर वेब में वे का जो है लोकार्पण बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय डीजी फेस्ट में किया है। आप लोगों को ये चीज़ भी याद रखनी होगी कि डीजी फेस्ट का आयोजन जो है जयपुर में तो किया गया है, लेकिन कहाँ किया गया है? बिरला ऑडिटोरियम में किया गया है। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट इसमें ये भी एक अलग ही क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इन लोगों ने इसी में दे दिया है कि विश्रोन जो है भारत में बनाया गया पहला कृषि ड्रोन है जिसका प्रदर्शन राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 में किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। राज संबल क्या है? राज संबल ये भी एक अलग क्वेश्चन बनेगा, बट इसमें इन्होंने जो है इसमें ही ऐड कर दिया है। ठीक है। राज संबल दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चों व वयस्कों के उपचार के लिए सरकार ने राज संबल पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें क्राउड फंडिंग के माध्यम से दुर्लभ बीमारियों के महज इलाज के लिए इस पोर्टल में राशि एकत्र हो सकेगी। यानी कि कोई भी जो राशि देने के लिए इच्छुक हैं, जो भी कोई दान देना चाहते हैं, तो वो जो है इस पोर्टल पे आकर के जो है फंडिंग कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस शहर में G20 देशों के शिखर सम्मेलन का पहला सत्र कहाँ आयोजित होगा? तो ये उदयपुर में आयोजित होगा। वैसे इसकी जो डिटेल दी हुई है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ करके बता रही हूँ कि आप जस्ट सुन लीजिए इसे। बट क्वेश्चन तो इतना ही इंपॉर्टेंट है कि G20 देशों की जो शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ आयोजित होगा? तो उदयपुर में होगा। ठीक है। तो दिसंबर 2022 में G20 सम्मेलन का पहला सत्र आयोजित होगा, उदयपुर में होगा, और इसके बाद नवंबर 2023 तक सम्मेलन के जो अन्य सत्र होंगे देश के कई शहरों में आयोजित किए जाएंगे। भारतवर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने जा रहा है, जिसके लिए समूह के अन्य सदस्य देशों के विदेश मंत्री और साथ ही अधिकारियों के सत्र भी यहाँ पर आयोजित किए जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस शहर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति भारत सरकार के विमानन मंत्रालय ने प्रदान की है? तो उदयपुर में बनाने के लिए प्रदान की है। राजसिको के द्वारा संचालित किए जाने वाले एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना उदयपुर में होगी। उदयपुर से हस्तशिल्प, इमारती पत्थर, खनिज उत्पादन, फल व सब्जियों आदि के आयात व निर्यात की सुविधाएं एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स से उपलब्ध हो सकेगी। अब बात करते हैं राजसिको की। राजसिको की फुल फॉर्म हो जाएगी राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम हो जाएगी, जिसकी स्थापना 3 जून 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है और राजसिको के द्वारा ही एक और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो कि सांगानेर जयपुर एयरपोर्ट पर स्थित है, वहाँ पर बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे गाँव टीबी न पसारे अभियान की शुरुआत की गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये अभियान चलाया गया है और इस अभियान की शुरुआत 15 अगस्त 2022 से की गई है और ये संपूर्ण राजस्थान में चलाया जाएगा और यह अभियान 24 अप्रैल 2023 तक राष्ट्रीय पंचायती दिवस तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य चयनित ग्राम पंचायतों को पूर्ण रूप से टीबी मुक्त करना, साथ ही टीबी के बारे में जागरूकता पैदा करना इस अभियान का उद्देश्य है। अब बात करते हैं टीबी की, तो टीबी को यक्ष्मा, तपेदिक, क्षय रोग, एमटीबी और टीबी के नाम से भी जाना जाता है और टीबी जो है ट्यूबरकल बैसिलस जीवाणु से होता है। क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को अगस्त 2022 में प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है? तो ये जयपुर स्टेशन को प्रदान किया गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जयपुर रेलवे स्टेशन को प्रदेश का पहला और देश का 11वां ईट राइट स्टेशन घोषित कर सर्टिफिकेट प्रदान किया है। अब बात करते हैं ईट राइट स्टेशन की, वो होता क्या है या किन स्टेशनों को दिया जाता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ईट राइट स्टेशन भारतीय रेलवे के द्वारा भारत के उन रेलवे स्टेशनों को दिए जाने वाला एक सम्मानजनक दर्जा है जो कि भोजन की गुणवत्ता के सभी मानदंडों को उत्कृष्ट साबित होते हुए ये योजना फैसी की ईट राइट इंडिया पहल का ही एक हिस्सा है, जिसे 2018 में शुरू किया गया था और इसी के तहत जो है जिन रेलवे स्टेशनों का
भोजन की गुणवत्ता अच्छी होती है, उन स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन जो सम्मान है वो दिया जाता है। अब बात करते हैं ईट राइट स्टेशन की जो शुरुआत की गई थी वो 2018 में की गई थी और ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था। इसके ब्रांड एम्बेसडर संग्राम सिंह है। और बात करते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी की, तो इसकी स्थापना 2008 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके सीईओ है वर्तमान में अरुण सिंघाल है। तो इतनी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 से 31 जुलाई 2022 को प्रदेश की शीर्ष न्यायपालिका की पूर्ण पीठ की बैठक 2 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो मंडावा झुंझुनू में आयोजित की गई है। जयपुर जोधपुर के बाहर लंबे अरसे के बाद शीर्ष न्यायपालिका की पूर्ण पीठ की बैठक मंडावा झुंझुनू में आयोजित की गई है और इसमें मुख्य न्यायाधीश एस शिंदे ने भी भाग लिया है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान पर राजस्थान सिविल सेवा अपील न्यायाधिकरण की स्थायी पीठ स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है? तो जोधपुर में की है। मुख्यमंत्री के द्वारा स्वीकृति मिलने से राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण अधिनियम 1976 में विहित प्रावधानों के क्रम में जोधपुर में स्थायी पीठ की स्थापना की जाएगी। अब बात करते हैं राजस्थान सिविल सेवा अपील न्यायाधिकरण की, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1976 को की गई थी। राजस्थान सिविल सेवा अधिनियम 1976 के तहत सेवा मामलों और सरकारी कर्मचारियों के प्रासंगिक मामलों से संबंधित विवादों और शिकायतों के निर्णय जो है यहाँ पर लिए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय जल आयोग ने किस नहर परियोजना के चरण 1 में डाटा अधिग्रहण आधारित स्वचालन के लिए तैयार प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? तो ये की है गंग नहर परियोजना के लिए। केंद्रीय जल आयोग ने विस्तृत अध्ययन के बाद गंग नहर परियोजना के प्रथम चरण में डाटा अधिग्रहण आधारित स्वचालन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार करने के लिए राजस्थान सरकार के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस परियोजना पर करीब 1153.54 करोड़ रुपए की लागत से आने की संभावना है। वर्तमान प्रस्ताव जो है प्रथम चरण के अंतर्गत मुख्य नहर, शाखा नहर व इसकी वितरिकाओं के अंतर्गत 1.09 लाख हेक्टेयर में स्काडा प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव है। इसमें स्वचालित नहर नियामक, नहरों में स्वचालित प्रवाह और जल स्तर का माप और इसकी निगरानी प्रणाली, रेडियो संचार की स्थापना, स्वचालित कृषि सेवा बिंदु, ग्राहक सेवा व जल लेखांकन आदि के लिए अन्य सॉफ्टवेयर भी इसमें शामिल है। स्काडा प्रणाली वो प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि यदि नहर में पानी ज़्यादा हो जाए तो उसका जो है मतलब उसका जो माप है वो रखा जाता है। जल के स्तर का क्या माप है वो रखने के लिए स्काडा प्रणाली लागू की जा रही है। और जो है इसमें जो है ऑटोमेटिक संचालन के लिए इसकी जो है वो मतलब इसकी जो वितरिकाएँ हैं उनको ऑटोमेटिक संचालित किया जा सके, इसलिए जो है स्काडा प्रणाली लागू की जा रही है यहाँ पर। ठीक है। और ये स्काडा प्रणाली जो है जो बड़ी क्षेत्र में फैली हुई पाइपलाइनों या जो नहर परियोजनाएं होती है उन पर जो है लगाई जाती है। और अभी जो है स्काडा प्रणाली जो बिसलपुर बांध है वहाँ पर भी लगाई गई है। और ये स्काडा प्रणाली क्या करती है वहाँ पर कि ऑटोमेटिक जो बांध का पानी का स्तर है वो माप करती है और साथ ही जो है ये भी बताती है कि कितना पानी जो है इस बांध में आएगा। और इसके साथ ही जो है इसके जो पानी का नियंत्रण है वो जयपुर में बैठे ही स्काडा प्रणाली के थ्रू ऑटोमेटिक किया जा सकता है। ठीक है। तो ये होती है स्काडा प्रणाली। अब बात करते हैं गंग नहर की। तो गंग नहर जो है भारत की प्रथम सिंचाई नहर परियोजना है जो कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों से गंग नहर के निर्माण के द्वारा सतलज नदी के पानी को राजस्थान में लाने के लिए 4 दिसंबर 1920 को बीकानेर, भावलपुर और पंजाब राज्यों के बीच सतलज नदी घाटी समझौता हुआ था। ठीक है। 4 दिसंबर 1920 को बीकानेर, भावलपुर और पंजाब राज्यों के बीच सतलज नदी घाटी समझौता जो है 4 दिसंबर 1920 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में सौर व पवन ऊर्जा उत्पादन का कितना फीसदी उत्पादन राजस्थान में हो रहा है? तो 20% उत्पादन टोटल राजस्थान में हो रहा है, यानी कि अकेला राजस्थान जो है पूरे देश का
20% हिस्सा जो है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उत्पादित कर रहा है। देश में सौर और पवन जैसे गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है और इस कड़ी में राजस्थान ने देश के अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान ने पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा में, याद रखना, देश में सोलर और पवन ऊर्जा के कुल उत्पादन का 20% राजस्थान अकेला उत्पादित करता है, जबकि दूसरे स्थान पर गुजरात है। वहीं परंपरागत स्रोत कोयले से बिजली उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है और देश में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। तो ये 3 जो राज्य हैं जो कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा में टॉप पर है। राजस्थान नंबर 1 पर है, गुजरात नंबर 2 पर है, तमिलनाडु 3 पर है, कर्नाटक 4 पर और महाराष्ट्र 5 पर है। पाँचों के पाँचों राज्य आप याद कर लेना क्योंकि पूछे जा सकते हैं। इसमें कि नई परियोजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। देश में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए 27,550 मेगावाट क्षमता की 39 ताप और 14,103 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता की 36 जल विद्युत परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसके अलावा 60,660 मेगावाट क्षमता की सौर, पवन और जल विद्युत की नई परियोजनाएं भी स्थापित की जा रही हैं। दूसरी ओर 8700 मेगावाट क्षमता की परमाणु विद्युत परियोजनाओं पर काम चल रहा है और जबकि 7000 मेगावाट क्षमता की परमाणु विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये चीज़ें आप लोगों को याद नहीं करनी क्योंकि ये इतनी नहीं पूछी जाएगी। आप लोगों से जस्ट इतना पूछा जाएगा कि राजस्थान है पूरे देश का कितना प्रतिशत उत्पादित कर रहा है, तो 20%। और राजस्थान का कौन से नंबर पर सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा के उत्पादन में, तो नंबर 1 पे है। और ये पाँचों के पाँचों राज्य आप लोगों को याद करने होंगे, बस इतना ही याद करना है, ये फालतू की डिटेल याद मत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वीकृत की गई वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाएगा, तो वन्य जीवों की बेहतर मॉनिटरिंग के क्षेत्र में किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना के विस्तार के लिए 15.30 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। इससे परियोजना के उचित क्रियान्वयन के साथ ही वन्य जीवों की बेहतर मॉनिटरिंग हो सकेगी। और ये परियोजना जो है वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना जो है वो कैमरा ड्रोन से लैस प्रणाली है और इस परियोजना से वन्य जीवों की जो है बेहतर निगरानी के लिए एक एकीकृत सॉफ्टवेयर आधारित समाधान है जो कि उच्च स्तरीय थर्मल ऑप्टिकल कैमरे, वायरलेस नेटवर्क, संचार उपकरण और सौर ऊर्जा प्रणाली व ड्रोन आदि से लैस होगी ये, ठीक है। और झालाना, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा, जमाई में इस प्रणाली के तहत अनुभव के बाद अब इसकी स्वीकृति जो है इस परियोजना के प्रस्ताव प्रदेश के महत्वपूर्ण अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और अन्य सुरक्षित क्षेत्रों में भी किया जाएगा। यानी कि इस प्रणाली का उपयोग झालाना, सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा और जवाई में अभी हो रहा है। उसके बाद जो है अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान है, अन्य संरक्षित क्षेत्र है, वहाँ पर भी जो है इसका उपयोग किया जाएगा। इसकी मदद से वन्य जीवों के क्षेत्रों में अवैध शिकार, पोचिंग, आगजनी, कीमती लकड़ी की चोरी सहित बाघ व अन्य वन्य जीवों की जो प्रजातियां हैं विभिन्न गतिविधियों की निगरानी हो सकेगी इसके थ्रू, ठीक है। इससे पहले इस परियोजना के लिए 30 करोड़ रुपए की मंजूरी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का गठन किया गया है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो कि 13 जिलों से होकर के गुजरेगी है और इसका जो लाभ है वो 13 जिलों को मिलेगा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में क्या है कि जो चंबल नदी है, चंबल और उसकी सहायक नदियां हैं जैसे कि कुन्नू, पार्वती, काली सिंध, इन नदियों के पानी को जो है पूर्वी राजस्थान में लाया जाएगा और इससे जो है पूर्वी राजस्थान के 13 जिले लाभान्वित होंगे। आपके अजमेर से लेकर के ये पूर्वी तरफ आ जाते हैं ना, दौसा, अलवर, हाड़ौती क्षेत्र पूरा आ जाएगा। अलवर, दौसा, ये इधर सवाई माधोपुर, धौलपुर वगैरह इधर आ जाएगा, ये अजमेर वगैरह करके, और पूरा आपका पूर्वी जो राजस्थान है वो इसी के अंतर्गत आ जाएगा और उससे जो है राजस्थान के 13 जिलों को लाभ मिलेगा। वहाँ पर पेयजल की सुविधाएं हो सकेगी और 13 जिलों में जो है पेयजल की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण 37,000 करोड़ रुपए की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर केंद्र और राज्य के बीच 4 महीने से सियासत जारी है, यानी कि इस पर बहस चल रही है। राजस्थान वालों ने क्या किया है
कि इस पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को जो है केंद्र लेवल पर यानी कि राष्ट्रीय परियोजना बनाने के लिए जो है प्रस्ताव भेजे हैं। इससे क्या होगा कि 90% राशि जो है केंद्र सरकार देगी और 10% राशि राज्य सरकार को देनी होगी। इसके लिए भी काफ़ी टाइम से जो है बहस चल रही है, लेकिन जो है इस प्रस्ताव को अभी तक केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान नहीं की है। तो ये काफ़ी समय से जो है चर्चा में भी है और पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना भी चर्चा में है। ठीक है, काफ़ी टाइम से चर्चा में, तो इसका थोड़ा सा याद कर लेना। और ये 13 जिले हैं, वो 13 की 13 तो याद मत करना, बट इतना आइडिया आपको होना चाहिए कि इसमें जो है कौन कौन से जिले आएंगे। आपका पूर्वी जो राजस्थान है उसके सारे जिले आ जाएंगे। देखिए ये राजस्थान है, मान लीजिए थोड़ा ख़राब भी बना है, थोड़ा क्या बिल्कुल बेकार बना है, तो इस तरफ वाले जो जिले हैं पूर्वी राजस्थान के, ये सारे जिले इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इस बीच जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा के तहत जयपुर समेत जो 7 जिलों के पेयजल संकट के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत 9600 करोड़ वाली नवनेरा, गलवा, बिसलपुर परियोजना के क्रियान्वयन के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम का गठन कर दिया है। ठीक है, इसके बाद परियोजना का विधिवत काम भी शुरू हो गया है। इंजीनियरों ने 12 के रामगढ़ में प्रस्तावित बैराज बनाने की जगह भी मुहैया करवा ली, यानी कि 12 रामगढ़ में जो बैराज बनेगा उसकी जगह भी जो है मिल गई है। कॉरपोरेशन के इंजीनियरों के अनुसार परियोजना का कार्य वर्ष 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा। इंजीनियरों की 3 यूनिट नवरेरा बांध से बिसलपुर बांध तक बनने वाली 200 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण करवाएगी और 1 यूनिट कॉरपोरेशन के मुख्यालय से पूरी परियोजना की मॉनिटरिंग हो सकेगी। ये नवरेरा, गलवा, बिसलपुर परियोजना जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा 12 जिलों के लिए लाभदायक साबित होगी और परियोजना के लिए हाड़ौती की काली सिंध, पार्वती और कुन्नू नदी से जो है पानी लिया जाएगा, यानी कि चंबल और चंबल की सहायक नदियों से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में पानी लिया जाएगा, जिससे जो है पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं उनको जो है पानी की कमी दूर की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंट तो नहीं है क्वेश्चन, बट थोड़ा याद कर लेना, डेली लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को जो है जिनके जन आधार कार्ड है उनके मुखिया को जो है एक मोबाइल फ़ोन मिलेगा, स्मार्टफोन जो है वो मिलेगा। तो आप देख लीजिए इसमें क्या क्या फ़ीचर होंगे, आपके ही काम के हैं, क्योंकि मिलेगा तब तो आप लोग ही चलाओगे। तो राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों को, महिला मुखिया को स्मार्टफोन जो है दिया जाएगा, वो भी मुफ्त में दिया जाएगा। और उस स्मार्टफोन में क्या क्या चीज़ें होंगी ये इन्होंने दी है। स्मार्टफोन में ज़रूरत की एप्लीकेशन ऑटो डाउनलोड होगी, यानी कि जितनी भी जो ज़रूरत की एप्लीकेशंस होगी वो ऑटोमेटिक ही डाउनलोड होती जाएगी, यानी जैसे आप नेट जो है ऑन करोगे वैसे ही जो है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। वॉलपेपर क्या होगा कि जितनी भी सरकार के द्वारा नई योजनाएं चलाई जा रही हैं वो योजनाएं आपकी वॉलपेपर पर जो है आएगी। ऐसा नहीं है कि आप अपनी फ़ोटो लगा देंगे या फिर कुछ भी और भी कोई फ़ोटो अपनी मनपसंद की, ऐसा नहीं होगा। वॉलपेपर पर जो है सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो ऑटोमेटिक ही जो है आती जाएगी। पॉपअप मैसेज के द्वारा जनता को पेंशन, राशन व अन्य सुविधाओं की याद दिलाई जाएगी, यानी कि इस मोबाइल फ़ोन पर जो है क्या होगा कि मैसेज के थ्रू आपको ये याद दिलाया जाएगा कि कब आपको पेंशन लेनी है, कब आपको जो है राशन मिलेगा, ये सारी चीज़ें याद दिलवाई जाएगी। मोबाइल जो है ड्यूअल सिम का होगा, ड्यूअल मतलब कि 2 सिम का होगा। इसमें जो पहला स्लॉट है उसमें सरकार की तरफ से दी गई जो सिम है वो कार्य करेगी और दूसरे स्लॉट में आप अपनी इच्छा से कोई भी सिम खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक जवाबदेही पारदर्शिता के लिए किस प्राधिकरण का गठन किया गया है? तो राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का गठन किया गया है। देखिए ये जो राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी है उसमें क्या किया जाएगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं की जवाबदेही के साथ ही उनमें पारदर्शिता भी होगी। आप जाकर के जो सारी डिटेल ले सकते हैं कि कितना पैसा कौन सी योजना में लगा, या फिर इस योजना का लाभ जो है लोगों को मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, या बीच में कोई इनके पैसे को खा तो नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें जो है आप इसके थ्रू जो है जान सकते हैं। ठीक है, और जो है जितने भी जो ज़रूरतमंद है जो कि इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं
उसको जो है और भी जो है सरल बनाने के लिए और उन्हें समय पर उन तक पहुंचाने के लिए राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का गठन किया गया है। क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के द्वारा अगस्त 2022 में लागू की गई बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का संबंध शिक्षा के कौन से स्तर से है? तो उच्च शिक्षा स्तर से है। बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बजट घोषणा में 2022-23 के अनुसार राज्य में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना को लागू कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कुल जो है 36,300 बालिकाओं और महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा और साथ ही 14.83 करोड़ रुपए की स्वीकृति अगस्त 2022 में प्रदान कर दी गई है इस योजना को लागू करने के लिए। योजना के तहत ऐसी बालिकाएं और महिलाएं जो विभिन्न कारणों से नियमित महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, उन लड़कियों के लिए उन्हें दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा और राज्य सरकार के द्वारा अनुदानित विश्वविद्यालय, राज्य के राजकीय संस्थान, वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय और कोटा के द्वारा दूरस्थ शिक्षा योजना के माध्यम से अध्ययन भी करवाया जाएगा। यानी कि राजस्थान की कुछ विश्वविद्यालय और कुछ संस्थाएं ऐसी होंगी जो कि लड़कियों को जो है दूरस्थ माध्यम से जो है उच्च शिक्षा जो है प्रदान करवाएगी है। ठीक है, यानी कि जो लड़कियां रेगुलर नहीं जा पा रही है उन लड़कियों के लिए ये योजना है और उनकी फीस भी जो है सरकार खुद देगी। ठीक है, 36,300 बालिकाओं की। प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए संस्थानों को भुगतान करेगी सरकार और इस योजना के अंतर्गत जो स्नातक स्तर के कोर्सेज हैं उनमें 16,000 सीटें हैं और स्नातकोत्तर जो कोर्सेज हैं उनमें 53,000 जो है वो, और डिप्लोमा कोर्सेज में जो है 10,000, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज में 3,000 और सर्टिफिकेट कोर्सेज में 2,000 सीटों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि पीएम श्री योजना में प्रदेश के कितने स्कूल शामिल होंगे? 716 स्कूल जो है पीएम श्री योजना में शामिल होंगे। पीएम श्री योजना प्राइमरी मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत राजस्थान में 716 स्कूलों को मॉडल राजस्थान में 716 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता को अच्छा करने के लिए और साथ ही स्कूलों का डेवलपमेंट करने के लिए उनमें जो है नई नई टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, जैसे स्मार्ट बोर्ड हुआ, ये सारी चीज़ें बच्चों को उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 7 सितंबर 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया को मंजूरी प्रदान की है। अब एक चीज़ जानिए, यहाँ पर एक शब्द आया है कि केंद्र प्रायोजित योजनाएं क्या होती हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाएं वे योजनाएं होती हैं जिनमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी होती है। ठीक है, वो रेशियो कुछ भी हो सकता है, 50-50 का हो सकता है, 70-30 का हो सकता है, 90-10 का हो सकता है, लेकिन ये केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा जो है संचालित की जाती है। इस योजना के माध्यम से अपग्रेड किए गए स्कूलों को आधुनिक तौर पर विकसित किया जाएगा। इसमें नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लास होगी, खेल और आधुनिक अवसंरचना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये योजना वर्ष 2022-23 से 26-27 के लिए मंजूरी हुई है। 5 वर्ष के लिए 27,360 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है और राजस्थान में लगभग 1,500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है पीएम श्री स्कूल के लिए। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की आयुक्त और एवं राज्य परियोजना ने बताया है कि योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक से 2 विद्यालय चयनित किए जाएंगे और उनको जो है जो पीएम श्री स्कूल है उस योजना से जोड़ा जाएगा। एक विद्यालय प्रारंभिक शिक्षा और एक विद्यालय माध्यमिक शिक्षा का होगा। यूं डाइस प्लस डाटा के आधार पर विद्यालयों का चयन होगा और निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले विद्यालय इसमें चयनित होंगे। विद्यालय की ओर से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाएगा और पोर्टल 1 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होगा। साथ ही इन स्कूलों का भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा, यानी कि इन स्कूल्स को फॉर्म भरने होंगे। जो स्कूल जो है पीएम श्री योजना के लिए बेस्ट होगी उन स्कूल्स में ही ये लागू किए जाएंगे। यानी कि सरकार कुछ जो है क्राइटेरिया देखेगी कि उनमें जो है अच्छी पानी की सुविधा है या नहीं, या सारी चीज़ें जो है सरकार देखेंगी। फिर बाद में जो है उन स्कूल्स में और ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाएगा। यानी कि
जो स्कूल डेवलप तो है लेकिन उनमें जो है टेक्नोलॉजी वगैरह यही बस लानी है, और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, तो उन स्कूल्स को चयनित किया जाएगा इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना, अब ये योजना है क्या? इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो है बच्चों को निःशुल्क 10 दिन के लिए निःशुल्क भ्रमण करवाया जाएगा, वो भी दूसरे राज्यों में। कितने बच्चों को करवाया जाएगा? तो 2000 बच्चों को 10 दिन के लिए दूसरे राज्यों में निःशुल्क भ्रमण करवाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है कौन शामिल हो सकते हैं, कौन शामिल नहीं हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये तो इसकी शॉर्ट हुई, आपसे पूछा जाए तो बता देना कि ये योजना क्यों चलाई गई है। ठीक है, तो शिक्षा विभाग ने एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना को लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये योजना के तहत स्कूलों के होनहार और विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में अलग अलग स्तरों पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 2000 बच्चों को 10 दिनों के लिए दूसरे राज्यों में निःशुल्क भ्रमण करवाया जाएगा, और ये भ्रमण नवंबर माह में करवाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक और गौरव अग्रवाल ने बताया है कि अन्य राज्यों में परिचयात्मक भ्रमण के जरिए व्यक्तित्व का विकास करने और देश की विभिन्न सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक और वैज्ञानिक और धरोहर विरासत से विद्यार्थियों का परिचय कराने, विद्यार्थियों को सामुदायिक जीवन से जोड़ने, व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ने के उद्देश्य से ये भ्रमण करवाया जा रहा है। इस योजना के तहत 1330 विद्यार्थियों का चयन अकादमिक स्तर और 670 विद्यार्थियों का चयन व्यक्तित्व विकास के लिए आयोजित किए जाने वाली प्रतियोगिता के आधार पर होगा। और किस तरीके से चयन होगा और कौन से विद्यार्थी इसमें जाने के लिए योग्य होंगे? तो 8वीं बोर्ड में जिला टॉप करने वाले, याद रखना, जिला टॉप करने वाले प्रथम 20 विद्यार्थी जो कि कक्षा 9वीं में सरकारी स्कूल में अध्ययनरत हैं, याद रखना गवर्नमेंट स्कूल वाले। राजकीय स्कूलों में 10वीं बोर्ड में जिला टॉप करने वाले 20 स्थान पाने वाले विद्यार्थियों की कक्षा 11वीं में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हैं। यानी कि ये है कि आप 8वीं बोर्ड में तो कहीं भी पढ़ सकते हैं और जिला टॉप कर सकते हैं, लेकिन आपको 9th क्लास में जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। आप 10th में कोई सी भी स्कूल से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो है आपको 11th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ना पड़ेगा। राज्य के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल के 10 में उत्तीर्ण और 11वीं में कक्षा में नियमित अध्ययनरत राज्य के प्रथम 10 स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को जो है इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार, ये एक नई योजना चलाई गई है, कार्यक्रम चलाया गया है। तो विशेष योग्यजन आयुक्तालय के द्वारा 27 सितंबर से विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें जो है विशेष योग्यजन से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और सभी तहसील स्तरों पर इसका शिविर भी लगाया जाएगा। प्रदेश के 7 संभागों की टोटल 392 तहसीलों में आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक संभाग के प्रत्येक जिले की प्रत्येक तहसील स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। विशेष योग्यजन श्रेणी में जो विकलांग, दिव्यांग होते हैं वो लोग इसमें आते हैं और उन लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र, उपकरण वितरण, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही जितनी भी योजनाएं हैं उनसे इन लोगों को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के 7 बाल वैज्ञानिक राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होंगे। राजस्थान से चयनित 7 वैज्ञानिकों को इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान एवं तकनीक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इन विद्यार्थियों को सम्मानित किया है। अब आप लोगों को ये चीज़ें भी याद रखनी होगी, डिटेल इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आपको पता चले कि भारत में कौन क्या है ना। तो केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री कौन है वर्तमान में? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। ये चीज़ें भी याद करने की होती है, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछी जा सकती है। जब इतना छोटा क्वेश्चन आएगा तब आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन इतना सरल है और यही क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, पुरस्कृत विद्यार्थियों में 4 छात्राएं हैं। उनके नाम है मनीषा, छोटी, खुशवीर,
खुशवीर कौर, ममता चौधरी हैं और 3 छात्र हैं, तनु सिंह, मनमोहन सिंह, अभय प्रताप सिंह शेखावत, ये शामिल हैं। ठीक है, तो तीन तो इसमें 4 तो छात्राएं हो जाएंगी और 3 छात्र हो जाएंगे। ऐसे मिलाकर के टोटल 7 बाल वैज्ञानिकों को इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन गांधीनगर ने 14 से 15 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता का आयोजन किया था। ठीक है, किसने किया था? भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन गांधीनगर ने जो है नई दिल्ली में 9वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इसमें राजस्थान के चयनित 60 बाल वैज्ञानिक थे, जिन्होंने नवाचारों, मॉडल प्रोजेक्ट व प्रोटोटाइप के साथ ही हिस्सा लिया था। इन्होंने प्रदर्शनी तथा प्रतियोगिता में देश भर से 550 से भी अधिक नवाचारों का चयन किया गया, जिसमें 60 नवाचारों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और इन्हीं 60 नवाचारों में से पहली बार राजस्थान के 7 बाल वैज्ञानिकों को नवाचार और प्रोटोटाइप का चयन हुआ है। पिछली बार जो है प्रदेश के 3 छात्र चयनित हुए थे इस प्रतियोगिता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटड़ा महोत्सव और ये क्या है, ये और क्यों बनाया गया है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। कि राज्य सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नए पर्यटन केंद्र विकसित करने के लिए प्रयासरत है। स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग राजस्थान की संस्कृति और कलाओं के प्रदर्शन के जरिए देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना बनाई जा रही है। इस क्रम में देश दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन सिटी के रूप में पहचान पाने वाली लेक सिटी उदयपुर में पहुंच रहे पर्यटकों को लेक सिटी के साथ ही आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां तक और जनजातीय कला संस्कृति से रूबरू करवाना इसका उद्देश्य है। इसलिए 27 सितंबर 2022 को 3 दिवसीय कोटड़ा ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ये चीज़ें आप लोगों को याद करनी होगी कि राजस्थान सरकार है जो कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो कोटड़ा महोत्सव है उसका आयोजन किया है राजस्थान सरकार ने। और साथ ही जो है राजस्थान सरकार के राजस्थान में जितने भी फेमस स्थान हैं उन पे तो पर्यटन आते ही हैं और सरकार चाहती है कि आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर भी पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। देश विदेश से जो लोग आते हैं वो राजस्थान के गाँव में रहने वाले लोगों की संस्कृति, कला और संस्कृति से रूबरू हो, इसलिए कोटड़ा ट्राइबल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर 27 से 29 सितंबर तक भव्य कोटड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। अब जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाया कब जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है इस बार की 2022 की थीम आप लोगों को याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है, रीथिंकिंग टूरिज्म हो जाएगा। रीथिंकिंग टूरिज्म इसकी थीम हो जाएगी। और हर वर्ष यानी कि प्रति वर्ष 27 सितंबर को हम विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। कोटड़ा महोत्सव के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन को विश्व स्तर तक लाया जा सकता है और इसके स्थानीय लोक कलाकारों को, अन्य राज्यों से विशेष कलाकारों के दलों को जो है भी इसके में बुलाया गया है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के ये है राजस्थान की जो कला और संस्कृति है उसको विश्व स्तर पर प्रसिद्ध करने के लिए, फेमस करने के लिए कोटड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया था, ताकि जो है विदेश से आने वाले लोग राजस्थान की गाँव की कला और संस्कृति से भी रूबरू हो सके। अब बात करते हैं भारतीय पर्यटन दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है एक चीज़ और है आप लोगों को याद करनी होगी कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान जीके में, इसलिए मैं 2-3 क्वेश्चन बता रही हूँ इसी के साथ, ताकि आपका जो है रिवीजन हो सके और जो है आप लोगों को चीज़ें रिलेट करके जब आप पढ़ते हैं तो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड जो कि 1 अप्रैल 1979 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1 अप्रैल 1979 को की गई थी। राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई थी। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं और दोनों में डिफरेंस याद रखना। एक तो पर्यटन निदेशालय है जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी और एक विकास निगम लिमिटेड है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1979 को की गई थी। अब बात करते हैं कि
जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो है कानून बने गए हैं, वो कौन बनाता है और कौन से अनुच्छेद के जो है अनुसार बनते हैं वो, तो ये भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है, और उनको जो है इम्प्लीमेंट करने का कार्य कौन करता है, राज्य सरकार करती है। ठीक है, और ये कौन से अनुच्छेद के तहत करती है, अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय स्मारकों के सुरक्षा के कानून तो संसद बनाती है और उनकी सुरक्षा करने का कार्य राज्य सरकारें करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 327 सरकारी स्कूल सर्वश्रेष्ठ मिलेगा इनको पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरस्कार योजना के तहत प्रदेश के 327 स्कूलों का चयन किया गया है। ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये क्वेश्चन, बट जस्ट सुन लीजिए। ठीक है, जिला स्तर पर 68, ब्लॉक स्तर पर 253, राज्य स्तर पर 6 स्कूलों का चयन किया गया है। ये चयन शिक्षा सत्र 2020 और 21 के तहत किए गए विकास कार्यों के आधार पर हुआ है। सर्वश्रेष्ठ स्कूलों का चयन सर्वे में किया जाता है। इसमें स्कूल की भौतिक सुविधाएं, शिक्षण गतिविधियां, स्टाफ, विद्यार्थियों का व्यवहार, खेल का मैदान, बिजली और पानी की सुविधाएं, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय, व्यवस्थित कक्षा कक्ष को शामिल किया गया है। यानी कि इन आधार पर इन स्कूल्स को जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिलेगा। राज्य स्तर पर जो 6 स्कूल चयनित किए गए हैं उनमें जयपुर का महात्मा गांधी राजकीय स्कूल नागल, सुसावतान, सिरोही का राजकीय सेकेंडरी स्कूल पर पेरवा, चूरू का राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहता राजगढ़ में, झालावाड़ का राजकीय सेकेंडरी स्कूल मारलावदा, नागौर का राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल जारोदा और भरतपुर का राज्य सेकेंडरी स्कूल जो है राजकीय सेकेंडरी स्कूल नाऊ गया का चयन किया गया है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को याद नहीं करना है, बट सुन लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये, बट सुन लीजिए बस कि वह इन स्कूल्स का चयन हुआ है। और कुछ लोग जो इन स्कूल से पढ़े हुए हैं वो लोग कमेंट करिए कि इनमें से जो विद्यार्थी अभी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनमें से कौन जो है इन स्कूल्स में से पढ़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिनाका मिसाइल के एडवांस वर्जन का परीक्षण 27 अगस्त 2022 को जैसलमेर स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में सफल रहा। एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी होगी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, और पूछा जा सकता है आपसे कि पिनाका मिसाइल का सफल परीक्षण जो है एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, तो आपको आंसर करना होगा जैसलमेर स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में इसका सफल परीक्षण किया गया। 7 अप्रैल 2022 को पिनाका MKI मिसाइल का परीक्षण हुआ था। पिनाका हथियार से लैस वाहनों को तबाह करने में ताकतवर युद्ध हथियार मानी जाती है। DRDO ने वर्ष 1980 में पिनाका रॉकेट सिस्टम को विकसित करने की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंपी रोकथाम के लिए दे आर्थिक सहायता। राज्य सरकार ने प्रदेश के पशुओं में फैल रही लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम के लिए जो भामाशाह है, जो दान देने वाले लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, वो लोग जो आर्थिक सहायता देना चाहते हैं उनसे अपील की है सरकार ने कि वो आगे आए और इसके लिए जो है आर्थिक सहायता दें। ठीक है, और इसके लिए सरकार ने बैंक खाता भी खोला है, और कौन से बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसकी जयपुर सचिवालय शाखा में इसका बैंक वो खाता भी खोला है, और उसके जो है खाता संख्या ये है, IFSC कोड वगैरह ये है, और इसमें जो है लोग नकद भी दे सकते हैं चेक के रूप में या फिर फ़ोन पे वगैरह कुछ भी कर सकते हैं जो देने की इच्छुक है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर व जोधपुर में होगी बायर सेलर मीट। केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत राजस्थान निर्मित ख्याति प्राप्त उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन के लिए जयपुर व जोधपुर में बायर सेलर मीट का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया और राज्य सरकारी साझेदारी में ये कार्यक्रम होगा, और जहां उत्पादक और खरीदारों के बीच सीधा संवाद करवाया जाएगा। जयपुर में ब्लू पॉटरी, कृषि, बागवानी व खाद्य उत्पादों, जोधपुर व खाद्य उत्पादों, और जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, हैंडलूम उत्पादों को लेकर के यह आयोजन होगा। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट आप लोगों को एक चीज़ याद करनी होगी कि जयपुर और जोधपुर में जो है बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया है। ठीक है, और इससे क्या होगा कि जो खरीदने वाले हैं और जो बेचने वाले हैं उनका सीधा संवाद होगा, यानी कि वो एक दूसरे के सीधे संपर्क में आएंगे, और जो है चीज़ें जिनको खरीदनी होगी, जिनको बेचनी होगी, वो आराम से खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है,
और इसमें जो है कुछ ब्रीफ न्यूज़ दी गई है, तो इसमें जो है सारी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इम्पोर्टेंट है सारी। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं, इससे भी बनते, इसको हल्के में मत लेना। 26 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला स्वयं सहायता समूहों को आसान दरों पर ऋण मुहैया कराने के लिए राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण किया है एवं स्वयं सहायता समूहों को 1.42 करोड़ महिला निधि ऋण के तौर पर प्रदान की है। तेलंगाना के बाद ये निधि लागू करने वाला राजस्थान देश का दूसरा राज्य बन जाएगा जिसने राजस्थान महिला निधि योजना जो है का लोकार्पण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर में स्थित महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस प्रदेश में अपनी तरह का पहला संस्थान है। यहाँ पर गांधी दर्शन के विभिन्न पहलुओं तथा राष्ट्र निर्माण, गांधी के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सरोकार, महिला सशक्तिकरण, ग्राम सुधार, स्वच्छता, कृषि आदि के विषयों पर प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ गांधी म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट इसमें कि देवस्थान विभाग की ओर से वरिष्ठ जो नागरिक है उनको तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ किया है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा का शुभारंभ किया है जो कि 30 सितंबर 2022 से हुआ है इसका शुभारंभ। प्रारंभ में जो है जो वरिष्ठ लोग हैं उन लोगों को रामेश्वर मदुरै के लिए यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 18,000 जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको जो है रेल मार्ग से यात्रा करवाई जाएगी, वो भी मुफ्त, और 2,000 यात्रियों को हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन के माध्यम से यात्रा करवाई जाएगी। मुफ्त में करवाई जाएगी, निःशुल्क होगी। एक फॉर्म लगेगा, आप लगा अगर आपके घर में दादा दादी या वरिष्ठ लोग हैं जो इसके योग्य हैं, मतलब योग्य का मतलब ये है कि जिनकी उम्र 60 के लगभग हो गई है, मतलब 60 के अबाउ है, वो लोग जाकर के फॉर्म भर सकते हैं और उनका चयन कर लिया जाएगा। इसमें टोटल 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को जो है इस वरिष्ठ नागरिक जो तीर्थ यात्री योजना है उसका लाभ मिलेगा 20,000 लोगों को, जिसमें से 18,000 यात्रियों को रेल मार्ग से और 2,000 यात्रियों को हवाई जहाज मार्ग से जो है यात्रा करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोधपुर के बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम में लीजेंड क्रिकेट लीग के 3 मैच 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक खेले गए। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में जयपुर के क्रिकेटर पंकज सिंह इंडिया ने कैपिटल की टीम में शामिल थे और इससे पूर्व जो है बरकतुल्ला स्टेडियम में वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का भी आयोजन हो चुका है। नेक्स्ट इसमें कि 10 सितंबर 2022 को जयपुर में उपभोक्ता संगठनों के 4थे राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन का विषय उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली, चुनौतियों एवं भविष्य की नीति था। इसकी थीम याद रखना इम्पोर्टेंट है। जयपुर में उपभोक्ता संगठनों के 4थे राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कौन से नंबर का? चौथा। कहाँ किया गया? जयपुर में। और इसकी थीम क्या थी? उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली, चुनौतियाँ और भविष्य की रणनीति। ये चारों की चारों क्वेश्चन बन सकते हैं कैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना। पीछे जब ये ऐसे क्वेश्चन बने थे तो आए थे, पूछे गए थे और इस बार भी जो है आए हैं तो पूछे जाएंगे। शिक्षक दिवस जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है के अवसर पर प्रदेश के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें बीकानेर की सुनीता गुलाटी हैं और उदयपुर के झाड़ोल ब्लॉक के दुर्गाराम मुवाल शामिल है। दुर्गाराम मुवाल शामिल है। दोनों के दोनों नाम दिमाग में छप जाने चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाएगा ये। 26 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला स्वयं सहायता समूहों को आसान दरों पर ऋण मुहैया करवाने के लिए राजस्थान महिला निधि का लोकार्पण किया है और स्वयं सहायता समूह को 1.42 करोड़ महिला निधि ऋण के तौर पर भी प्रदान की है। और तेलंगाना के बाद ये योजना लागू करने वाला राजस्थान दूसरा राज्य बन गया है और ये पहले भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, इस कार्यक्रम में ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन के साथ स्वयं सहायता समूह उत्पादों के ऑनलाइन विक्रय के लिए MOU किया गया है। यानी कि सरकार ने क्या किया है, अमेजोन के साथ एक समझौता किया है जिससे क्या होगा कि जो 15,000 से अधिक महिला उद्यमी हैं वो ऑनलाइन आकर के मार्केट प्लेस पर सूचीबद्ध तरीके से जो है अपना अकाउंट खोल सकती है और वहाँ पर जो है अपने उत्पादों को बेच सकती है। ठीक है, राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा जयपुर में मानसरोवर व प्रताप नगर में विकसित की गई जयपुर चौपाटी पर नवंबर 2021 से मार्च 2022 को
5 माह की अवधि में 6 लाख से अधिक लोगों का आगमन को जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंतर्गत कीर्तिमान के रूप में मान्यता प्रदान की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क व परिवहन मंत्रालय के आदेश के बाद 27 सितंबर 2022 को परिवहन विभाग राजस्थान सरकार ने भी कार में फ्रंट सीट के साथ ही जो बैक वाली सीट है वहां पर बैठे हुए यात्रियों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि जो आपकी गाड़ी है उसमें जो फ्रंट सीट पर बैठते हैं वो लोग तो सीट बेल्ट लगाते हैं, अब जो बैक सीट पर बैठते हैं उन लोगों को भी जो है सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश के अनुसार केंद्रीय मोटरयान निगम 1989 के नियम 125 के अनुसार M1 श्रेणी के वाहनों यानी कि चालक के अतिरिक्त अधिकतम 8 सीट यात्री वाहन में जो फ्रंट सीट के अलावा फ्रंट फेसिंग रियर सीट पर बैठे यात्री को भी सीट बेल्ट जो है लगाना होगा। अगर वो नहीं लगाते हैं तो उनका भी जो है चालान काटा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कि प्रदेश के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों नगरीय वार्ड सभाओं में 2 अक्टूबर 2022 को चिरंजीवी सभा का आयोजन किया गया है। इन वार्ड सभाओं में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को गत वर्ष 1 मई 2021 को प्रारंभ की गई थी और इसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार और अन्य जानकारियां दी गई हैं। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक चीज़ और, जो आपका सेकंड पार्ट है मोमल मैगजीन का, जो हमने सेकंड पार्ट बनाया है वो एक्चुअली हुआ क्या कि पूरा रूम खाली था, इस वजह से जो कहना कि आवाज़ थोड़ी रिफ्लेक्ट होकर के आ रही थी, तो वो थोड़ा आवाज़ अच्छी नहीं है उसमें। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं उसको दोबारा से बनाऊं तो मैं दोबारा बना दूंगी, उसको कमेंट कर दीजिएगा किन लोगों को जो है रिक्वायर्ड है कि मैं उस सेकंड पार्ट को जो है दोबारा बनाऊं। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है आप लोगों का, और शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आप लोगों को बस छोटी सी मेहनत करनी होगी, बस लाइक कर दीजिए करें और जो है इसको शेयर भी कर दिया करो। और जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आपको करंट अफेयर पढ़ने में हेल्प हो। आप लोग जो है ये डेली के रूप में जो 10-10 क्वेश्चनों के पीछे भागते रहते हैं ना, 1-1 घंटा वेस्ट करते रहते हैं, उनके पीछे भागना छोड़ दीजिए। आप ज़रूरी नहीं है कि यहीं से पढ़े, कहीं से भी पढ़िए, बट एक मैगज़ीन पढ़िए, क्योंकि मैगज़ीन जो है आपको कंप्लीट करती है। क्वेश्चंस का कोई पता नहीं होता कि आपने जो है आज 10 क्वेश्चन पढ़े उनमें से आएंगे, बट एक मैगज़ीन का ये कंफर्म है, एक बुक का ये कंफर्म होता है कि उसमें से 80% तो जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा। 80% तो उससे बाहर नहीं जाएगा, 20% जा सकता है। उसके लिए आप लोग जो है अपना टाइम तो वेस्ट करोगे नहीं कि 2-3 किताबें पढ़ोगे। इससे अच्छा है कि आप अपना 80% जो है, जो 80% जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको मजबूत करिए, 20% को छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो 20% करने के लिए आपको 3-4 जगह भागना पड़ेगा। इससे अच्छा है आप एक जगह से पढ़िए, एक बुक को 10 बार पढ़िए, 10 जगह से पढ़ने से अच्छा यही होगा। न्यू स्टूडेंट्स के लिए तो यही राय है, वरना करंट अफेयर में ऐसा फंस के रह जाओगे कि इससे बाहर नहीं निकल पाओगे। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।